गुड इवनिंग गाइस, एक बार फिर से आप देखो सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 2 फरवरी का दिन है। दूसरी जो वीडियो है इस हमारी सीरीज की वो आपके सामने आने वाली है। 9 दिन और 9 दिन के अंदर हमारी पूरी फिजिक्स का सुपड़ा साफ हम लोग देखो करने आ रहे हैं। इस बार आरबीएसई बोर्ड 2022 के अंदर अपने पास 9 ही चैप्टर फिजिक्स में बचे हैं। हर क्वेश्चन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो मैं आपके लिए लेकर चल रहा हूँ और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, ये दावा ठोक के मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपने इन प्रश्नों को तैयार कर लिया तो आप काफी ज्यादा अच्छे नंबरों से देखो पास होंगे, जिसकी आपने शायद कामना भी नहीं की होगी। आज का देखना जो हमारा सेकंड चैप्टर जिसके हम लोगों को बात करनी है, ये पेपर मेरे हाथ में, ये सेम पेपर आपके पास भी है। कहां पर? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके पास मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक है। आप वहां पे जाना, टेलीग्राम चैनल को अंदर नीचे जाके आपको ज्वाइन बटन दिखेगा, उसको ज्वाइन करना और ज्वाइन करने के बाद आपको इसी पेपर का पूरा पीडीएफ वर्जन आपको मिलेगा। उसको आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो, उसको आप मोबाइल से पढ़ना चाहते हो आप मोबाइल से भी उसको पढ़ सकते हो। आपको ये सारे प्रश्न देखो तैयार करने। हम देखो फटाफट से शुरू करते हैं हमारे सेकंड चैप्टर को। देखना टोटल 12 प्रश्न मैंने आपको इसके अंदर दिए हैं। बहुत ही आसान से प्रश्न जिनके अपन बात करते हैं। पहला प्रश्न देखना कितना आसान है, कितना सिंपल सा प्रश्न मैंने आपसे पूछा। विद्युत विभव तथा विभवांतर से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक भी बताओ। कितना आसान है भाई। विद्युत विभव की परिभाषा तो मैंने न जाने कितनी बार आप लोगों को वीडियो में बता दी होगी, तो अपन बिना ज्यादा समय व्यतीत किए इसकी परिभाषा मैं आपको सीधी बताता हूं। देखो, अनंत से किसी एकांक परीक्षणित धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो हमें कार्य करना पड़ा, कार्य को किससे दर्शाते हैं अपन? W से। उसी को क्या कहते हैं? उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। बहुत आसान सी बात है। किस पर कार्य करना पड़ा? आवेश पर कार्य करना पड़ा ना, तो उस आवेश का दे दिया भाग, इसी को हमने क्या नाम दिया? विद्युत विभव। कितनी आसान सी परिभाषा होगी। आप इस वीडियो को रिवाइंड करना, वापस से पीछे लेके जाना और इस परिभाषा को आप लोगों के पास अगर नोट्स नहीं तो आप इसको लिखना। क्या है, दोबारा बता रहा हूं। अनंत से किसी एकांक परीक्षणित धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। किसको लेकर है? आवेश को लेकर है, तो इसका भाग दे देना, ये क्या बन जाएगा? विद्युत विभव बन जाएगा। दूसरी परिभाषा आपसे पूछी, विभवांतर किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। या आप उसको यूं भी कह सकते हो, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य जो होता है ना, आवेश को लेकर जाने में किया गया कार्य, वो विभवांतर कहलाता है। लेकिन आप पहले वाले परिभाषा को ध्यान में रखना, बहुत आसान सी परिभाषा है। फिर आपसे पूछा इसका मात्रक क्या है, तो भाई मात्रक सबको पता होना चाहिए। विभवांतर का या विभव का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। बहुत सिंपल सी बात है। पहली जो हमारा प्रश्न है वो हमारा हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन देखना कितना आसान है। ये कह रहा है किसी चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, इसका सूत्र और मात्रक भी बताओ। साथ ही बताओ कि धारिता किन बातों पर निर्भर करती है। देखो कितना आसान सा प्रश्न पूछा है। अब ये तो बच्चे को आना चाहिए, नहीं आता कोई बात नहीं, अभी देखो आपको 1 मिनट के अंदर आने लग जाएगा। पहला इसके अंदर पूछा आपसे, चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं। धारिता किसी चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता को उसकी धारिता कहते हैं। देखो मैं आपसे पूछता हूं कि भाई इस बोतल की धारिता क्या है, कितना पानी इसमें आ सकता है। मैं कहता हूं भाई 1 लीटर पानी इसमें आ सकता है, यानी 1 लीटर इस बोतल की क्या है? धारिता है। ठीक इसी प्रकार अगर हमारे पास कोई संधारित्र है तो वो कितने आवेशों को अपने अंदर ग्रहण कर सकता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसकी धारिता कहते हैं। फिर आपसे पूछा आगे, इसका सूत्र और मात्रक बताओ। अपन सभी जानते हैं कि भाई कोई भी चालक होता है ना, उसके ऊपर उपस्थित जो आवेश होते हैं वो उसके विभवांतर के समानुपाती होते हैं। यानी किसी भी चालक पर आवेश की मात्रा उस पर स्थित विभव के या विभवांतर के समानुपाती होती है। जब भी अपन फिजिक्स में समानुपाती का निशान हटाते हैं, 2 चीजें आती है हमारे सामने। क्या? एक तो देखो बराबर का निशान और एक आता है नियतांक। यहां पर जो नियतांक है वो आएगा c, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? q बराबर cv। अब आप पूछोगे सर ये नियतांक c क्या है? मैं कहूंगा बच्चों यही तो वो है जिसकी अपन को बात करनी है। और वो कौन? धारिता। हम जिस चालक की धारिता की बात कर रहे हैं वो ये है c बराबर, यहां से देखो हम फॉर्मूला निकालूंगा तो q तो यहीं पे रहेगा, v इसके पट्टा में आ गया तो q बट्टा v, ये इसका फॉर्मूला बन गया। ये है हमारे किसी चालक की धारिता का फॉर्मूला। इसको c से क्यों लिखा? क्योंकि धारिता को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटेंस, तो c आ गया ना वहां से, इसलिए इसको c से लिखा। फिर मैंने आपसे पूछा देखो इसका फॉर्मूला तो आ गया, सूत्र तो आ गया, इसका मात्रक क्या होता है? धारिता का देखो मात्रक है वो आप सभी को पता होना चाहिए। धारिता का मात्रक होता है फैरेड। ठीक है, बहुत आसान सी बात है। इसको आप कैपिटल F से देखो दर्शा सकते हो। आप लोग देखा करो, मैंने तो आपको एक प्रैक्टिकल की वीडियो भी बना के बता रखा है। इसके अलावा जो ऑफलाइन क्लासेस मेरी होते हैं वहाँ पे तो मैंने प्रैक्टिकल भी इसका करवाया है। आपके जो पंखों के अंदर ये कैपेसिटर लगता है ना, उस कैपेसिटर के ऊपर देखो लिखा भी होता है उसकी धारिता कितनी है, कितने माइक्रोफेरेड का हुआ है। ठीक है, ये सारी बातें अपन को ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं। अभी देखो प्रश्नों कितने शानदार प्रश्न है इस चैप्टर के अंदर। 12 प्रश्नों के अंदर पूरे चैप्टर का निचोड़ निकाल के रख दिया, इससे बाहर शायद ही कुछ आएगा। ठीक है, हाँ आपके देखो इस बार जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे एबीसीडी वाले क्वेश्चन, उनके लिए मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा जो भी आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसके पीछे जो चैप्टर का सारांश होता है ना, कुछ मूल बिंदु होते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, पीछे सारांश के रूप में दिए जाते हैं एक लाइनों के अंदर। उन सभी को आप जरूर पढ़ें। जो आपके एबीसीडी वाले क्वेश्चन है, जो आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है, जो आपके सही गलत वाले क्वेश्चन है ना, वो वहां से आएंगे, तो इस बार उनको बिल्कुल से आपको नहीं छोड़ना है। आगे चलते हैं। देखो आगे मैंने आपसे पूछा किसी गोले चालक की धारिता ज्ञात करो। छोटा सा एक प्रश्न है, छोटा सा डेरिवेशन के रूप में देखो मैंने प्रश्न दिया और इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देखते हैं कैसे।
आपसे पूछे किसी गोले चालक की धारिता ज्ञात करो। मान लिया अभी कोई गोलीय चालक है, ऐसा कोई गोला है, धातु का चालक गोला है, इसका केंद्र अगर ये है तो केंद्र से परिधि तक की दूरी अपन सभी जानते हैं वो क्या होती है, इसकी त्रिज्या होती है। मान लिया भाई कि इस गोले को मैंने Q आवेश दे रखा है, ये लो मान लो इसको कैपिटल Q आवेश मैंने दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, दे सकते अपन। अब हम देखो सभी जानते हैं कि विभव का मान क्या होगा, V का मान क्या होता है, V बराबर होता है KQ बटा R। अपन सभी देखो पहले से इसको पढ़ चुके, बहुत सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो V बराबर क्या होता है KQ बटा R। ये KQ बटा R कैसे है फॉर्मूला, हम सभी ने देखो देख रखा है, बिंदु आवेशीकरण किसी बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, हम कहते हैं V बराबर KQ बटा R। इस पर एक न्यूमेरिकल भी है, इसी चैप्टर के अंदर मैंने आपको देखो 2-3 न्यूमेरिकल भी दिए हैं और वो हमारे काम के न्यूमेरिकल है। हो सकता है वो सेम आपसे नहीं पूछे, लेकिन उससे संबंधित कोई न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है, तो वो भी देखो अपन इस चैप्टर के साथ करने वाले हैं। V बराबर KQ बटा R अपन सभी जानते हैं। यहाँ पे देखो R अपन ने कैपिटल ले रखा है, Q भी अपन ने कैपिटल ले रखा है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को अपने इस परिस्थिति के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया, कोई समस्या नहीं आता। अब देखना ये तो आगे विभव का मान, इसको देता हूँ समीकरण नंबर 1। निकालना क्या, इस गोली चालक की धारिता निकाल लेना। धारिता का फॉर्मूला तो देखो ये रहा, C बराबर Q अपॉन V। तो देखो अगर इस फॉर्मूले के अंदर मैं V का मान जो कि अपने पास यहाँ पर है वो रख दूँ तो क्या बनेगा, देखना मैं रख रहा हूँ यहाँ पे C बराबर, उस फॉर्मूले के अंदर मान रख रहा हूँ C बराबर, ऊपर तो था Q पड़ा है, बट्टा में रखना अपन को V का मान। V का मान क्या है सर, KQ बट्टा R। अब देखो इस बट्टा के बट्टा में आएगी जो भी राशि वो तो ऊपर चली जाएगी ना, तो उस R को इसके नीचे लिखने के बजाय मैं लिख रहा हूँ ऊपर, कोई समस्या नहीं। इस Q से मैंने काट दिया Q को। अब देखना C बराबर क्या बचा मेरे पास, R बट्टा K। अब मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों ने कल वाला पार्ट फर्स्ट देखा था तो वहां पर मैंने आपको इस K का मान बताया था, आप लोग याद करो तो आपको याद आएगा K बराबर कल ही अपन ने देखा था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा आपको, जो अपन ने कल पढ़ा था क्या वही आज यूज कर रहे हैं, बिल्कुल यूज करें। इसीलिए कहता हूँ देखो कंटिन्यू रहना, कंटिन्यू वीडियो देखना, मैं कहता हूँ शानदार नंबर आएंगे, हर वीडियो एक दूसरे से जुड़ी होगी और ये सारी की सारी वीडियो जुड़कर हमारी जो मार्कशीट है उसको देखो कितना हरा भरा बनेगी। फरवरी का महीना है, प्रेम का महीना है, प्यार का महीना, अपने फिजिक्स के साथ प्यार करना, फिजिक्स कभी धोखा नहीं देगी आपको, लाइफ में हमेशा प्यार करते रहोगे फिजिक्स से। एक महीना बचा है, जमकर डट कर प्यार करो, प्रेम का महीना है, इसका आनंद लो। अब देखो यहाँ पे मैं इसका मान रखता हूँ, K का मान, K का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो यहाँ पे मैं रखूंगा अगर K का मान, तो ऊपर तो है R, बट्टा में 1, एक के बट्टा में है ना, तो जब ये बट्टा के बट्टा में तो वो तो ऊपर चला जाता है, जैसे अपन ने यहाँ पे किया था कि Q बट्टा R था तो बट्टा के बट्टा वाले को अपन ऊपर लेके चले गए। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पे R तो पहले से पड़ा है, K का मान रखूंगा तो एक के बट्टा में जो भी है वो सारा पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R जो पहले से था ये लो, ये क्या आ गया, किसी गोले चालक की धारिता का फॉर्मूला आ गया। कितना आसान है, अरे इससे आसान और क्या होगा, मैं कह रहा हूँ बहुत आसान। आपकी पूरी की पूरी फिजिक्स ठीक इसी तरह है, आप 9 दिन मेरे साथ जुड़ो तो सही, 9 दिन में फिजिक्स का आनंद लो तो सही। इतनी शानदार फिजिक्स है, आप सबसे ज़्यादा जो अंक है ना वो स्कोर कर सकते हो फिजिक्स के अंदर। अगर आपने पूरी साल भी फिजिक्स नहीं पढ़ी है, अब भी अगर आप पढ़ने लगे हो तो भी आप केवल इन प्रश्नों के माध्यम से अपने फिजिक्स को बहुत सॉलिड कर सकते हो। आप लोगों ने गाना सुना होगा, पित्ता पित्ता बन जाएगी मेरी सॉलिड बॉडी रे, तो अब आपको पढ़ते पढ़ते बनानी है सॉलिड मार्कशीट, है ना, समझ रहे इस बात को। आगे चलते हैं, देखो अगला हमारा प्रश्न है, समझाइए कि फैरेड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। अब मेरे प्यारे साथियों ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, पृथ्वी की धारिता ज्ञात करो। क्यों, देखो अभी अभी मैंने आपको फैरेड देखो मात्रक बताया था किसका, धारिता का। मैंने इसीलिए देखो आज कुछ मिटाया नहीं, क्योंकि सारी चीजें जुड़ी हुई एक दूसरे से। फैरेड जो ना ये धारिता का मात्रक है, मैं कहता हूँ फैरेड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है, या मैं यूं भी कहता हूँ फैरेड धारिता का सबसे बड़ा मात्रक है। अब इतना कितना बड़ा हो गया भाई, अपने से तो बड़ा है, चल मान लिया अपने से बड़ा तो एक घर भी है, कमरा भी है भाई, अपने से बड़ा तो ये जिला चूरू भी है, अपने से बड़ा तो राजस्थान भी, अपने से बड़ा तो भारत भी, अपने से बड़ा तो विश्व भी। कितना बड़े से बड़ा है क्या मतलब, अपन जिस धरती पे रहते हैं, इस पृथ्वी पे रहते हैं, इस पृथ्वी पर पृथ्वी से बड़ी तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी चीज कौन है, खुद पृथ्वी तो है। अपन एक काम करते, चलो पृथ्वी की धारिता ज्ञात करके देखते हैं, देखते पृथ्वी की धारिता कितनी आती है, उसके बाद आगे की बातें सोचेंगे। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, मान लो कि एक अलग गोला बना देता हूँ, ये मान लो देखो पृथ्वी की, ये पृथ्वी अपनी पूरी, केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी पृथ्वी की त्रिज्या कहलाएगी। आप सभी जानते हो देखो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, नहीं भी जानते तो आज के बाद याद रखना 6.4 × 10⁶ मीटर, ये होती है हमारी पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है, अपन देखना अभी भी एक चीज अपन ने पढ़ी है, वो क्या है, किसी भी गोलीय चालक की धारिता। तो हमारी देखो पृथ्वी भी तो एक गोला ही तो है, एक गोले चालक की धारिता का सूत्र हमारे पास यहाँ पे रहा, मैंने मिटाया नहीं था इसीलिए ये काम में आएगा। और आपको जो प्रश्नों का सीक्वेंस है ना वो मैंने इसीलिए इस टाइप का रखा है, हर पिछला प्रश्न अगले प्रश्न से जुड़ेगा और यही आपको सफलता की ओर अर्जित करवाएगा। देखो स्टेप बाय स्टेप जब हम चलते हैं तो रास्ते की जो मंजिल होती है वो हमें साफ साफ दिखाई देती है, हमारे लक्ष्य के बीच में कोई धुंध, कोई कोहरा, कोई ओस नहीं रहती, एकदम साफ क्लियर दिखाई देता है। तो ये देखो गोले चालक की धारिता।
अब चूंकि हमारे पास फॉर्मूला है, चूंकि हमारे पास देखो फोर्थ का मान तो 4 ही होता है, कहीं पे भी चले जाओ। पाई का मान 3.14 सबको पता है। एप्सिलॉन नॉट का मान कल वाली वीडियो के अंदर मैंने चेक कर बताया था आप लोगों को, तो देखो पिछला वाला ज्ञान काम में आ रहा है। और आर चाहिए था, आर त्रिज्या है, वो देखो ये रही त्रिज्या, आर का मान अपने सारे मान अपने पास है। देखो अपन मान रखते हैं और पृथ्वी के लिए धारिता का मान ज्ञात करते हैं। देखो इसमें मैं मान रख रहा हूँ C बराबर 4 × 3.14, पाई का मान 3.14 होता है, अपन सभी जानते हैं, इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान कल अपन पढ़ चुके 8.85 × 10⁻12 इंटू आर का मान 6.4 × 10 कितना 6। अब देखो ये सारे मान जब आप रख के यहाँ पे कैलकुलेट करते हो, आपको कैलकुलेशन वहाँ पर करनी नहीं है, कोई इतना होशियार चंद मत बन जाना कि मैं वहाँ पे जाकर इनकी कैलकुलेशन करूँगा, क्यों, इतना टाइम नहीं मिलता। सीधा ध्यान में रखना है, मैं कह रहा हूँ 2 बार पेन चला के लिख लेना, आपको कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। इसका मान कितना आएगा 711 × 10⁻⁻6, और 10⁻⁻6 को अपन लिखते हैं माइक्रो। तो आपको सीधा सीधा इस कैलकुलेशन का ध्यान क्या रखना है, मान C बराबर कितना आएगा 711 माइक्रो फैरेड। ये लो, ये क्या आ गया साहब, हमारी इस पृथ्वी की धारिता आ गई। अपन अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे बहुत बड़ा मात्रक होता है। देखो पृथ्वी पर पृथ्वी से बड़ा कोई हो नहीं सकता। अब इतने बड़े पृथ्वी का खुद की जो धारिता है वो किस में आ रही है, माइक्रो फेरेड में आ रही है। पूरा फेरेड नहीं है, फेरेड के आगे माइक्रो मैंने लगाया, और माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, एक के बट्टा में एक क्या है, कितने जीरो, 6 जीरो आपने लगा दिए, इतना छोटा है। अब इतनी बड़ी पृथ्वी का मात्रक या इतनी बड़ी पृथ्वी की जो धारिता है वो अगर माइक्रो फेरेड में आ रही है, तो सोचो फेरेड तो कितना बड़ा मात्रक होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि फेरेड जो धारिता का बहुत बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, समझाए, हमारा प्रश्न आपसे यही पूछ रहा था, समझाइए फेरेड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है, तो हमने समझाया, बहुत अच्छे से समझाया, बल्कि मैं तो कहता हूँ। अब अगर समझ में नहीं आया तो इसमें दोष आपका है कि आपने साइंस ले ली, और अगर समझ में आया तो निस्संदेह मान के चलो कि आप बहुत बढ़िया रास्ते पर चल रहे हो, एकदम सही जगह आकर आप लोग वीडियो देख रहे हो। आगे चलते हैं। देखो अगला हमारा प्रश्न है, संधारित्र किसे कहते हैं, इसके सिद्धांत को समझाइए, इसकी धारिता बढ़ाने के लिए आप क्या कर दोगे, भी बताना। संधारित्र क्या है, हम कहते हैं बहुत सिंपल सी परिभाषा, आवेश संग्रहण करने की युक्ति को संधारित्र कहते हैं। संधारित्र का सिद्धांत क्या है, बहुत ही आसान सा है, चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश के मान को नियत रखकर यदि विभव में कमी कर दी जाए तो ये इसकी जो धारिता वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। कैसे समझे इसको, देखो यार, ये धारिता का सूत्र आपके पास है। मैंने क्या कहा, मेरे हर एक शब्द पे विचार करना, जानबूझकर देखो, धीरे धीरे स्पीड में कम रखते हुए मैं बोल रहा हूं। मैं कहता हूं संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है कि चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, आप पंखे में जो संधारित्र लाके डालते हो, आप ये थोड़ी कि उसका आकार बढ़ाते घटाते हो, आप जितना दुकान वाले ने दिया उतना लाकर आप ऐसा कैसा लगा दे, तो आपने कोई आकार उसका नहीं बढ़ाया। तो मैं कह रहा हूं चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश के मान को नियत रखते हुए, यानी आवेश के मान को समान रखते हुए विभव के मान में यदि कमी कर दी जाए तो उसकी धारिता में वृद्धि हो जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। बहुत आसान सी भाषा के अंदर मैंने आपको बता दिया। अब ये याद करना, आपको लिख लिख कर याद करोगे, बहुत आसानी से याद होगा। मैं कह रहा हूं कोई प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, हर प्रश्न की खोपड़ी में जो छेद है वो हम लोग देखो कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। इसकी धारिता बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, ये भी मैंने पूछा इसके अंदर, तो बहुत आसान सी बात है। इसकी धारिता मुझे बढ़ाने में क्या करूंगा, जो हमारा संधारित्र है ना, उसकी जो प्लेटें हैं उसके आकार जो बड़ा होना चाहिए। अगर अपन संधारित्र लेके आते तो उसकी प्लेटों का आकार जितना बड़ा उतना हमारे लिए फायदा है। दूसरा, प्लेटों के मध्य जो दूरी है वो कम होनी चाहिए। अभी अपन थोड़ी देर बाद में धारिता के लिए सूत्र भी निकालेंगे, तो हम बोलेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो उसकी दूरी पर भी निर्भर करती है। ठीक है, और जो धारिता है वो जो प्लेटें होती है समांतर प्लेट संधारित्र की या कोई भी संधारित्र, उनके बीच में जो अपन माध्यम बढ़ते हैं ना, उस माध्यम पे भी डिपेंड करती है ना। तो ये सारी बातें अपन फिर से आगे करने वाले हैं। आगे चलते हैं। अभी तो छठा प्रश्न है आपका, संधारित्रों का संयोजन क्यों किया जाता है। कितनी अच्छी बात पूछ ली भाई, अपन संधारित्र है उनको क्यों जोड़ते हैं एक दूसरे के साथ में। सीधी सी बात है, अगर मान लो मेरे पास 3 संधारित्र ऐसे हैं जो मेरे कोई काम के नहीं, लेकिन मेरा जो परिपथ है वो मांग कर रहा है कि भाई मेरे अंदर संधारित्र लगाओ, तो अपन कहते हैं यार देख मेरे पास ये 2-3 पड़े तो, लेकिन ये जितना तेरे को चाहिए उतने है नहीं। तो अपना परिपथ अपन वो कहेगा यार तू पढ़ा लिखा आदमी, फिजिक्स को पढ़ता है, क्यों ना तो इनको जोड़ तोड़ करके ऐसा कुछ बना दे, इनसे ऐसी धारिता प्राप्त कर ले कि जिसको अगर जोड़ो तो मेरा जो परिपथ मांग कर रहा है उस परिपथ के बराबर उसकी धारिता हो जाए, तो कितना फायदा हो जाए। तो अगर अपन से कोई पूछे ना संधारित्र का संयोजन क्यों किया जाता है, तो अपन कहेंगे बहुत सिंपल सी भाषा के अंदर कि परिपथ में आवश्यक धारिता प्राप्त करने हेतु संधारित्रों का संयोजन किया जाता है। कितनी अच्छी बात है। आगे देखते हैं क्या पूछा इसने। ये पूछ रहा किसी परिपथ में अधिक धारिता प्राप्त करने के लिए आप कौन सा संयोजन करोगे, किस प्रकार का संयोजन करोगे। तो हम सभी जानते हैं अगर अपन को परिपथ में ज्यादा धारिता चाहिए ना, तब तो अपन करेंगे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, जो इसका उत्तर है। लेकिन अगर इसे उल्टा पूछता, परिपथ में कम धारिता चाहिए, तो अपन कैसा संयोजन करेंगे, तो अपन करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर देखो आगे कह रहा है
कि इससे विस्तार से समझाओ, यानी इसने तो समांतर क्रम पूछा ना, तो अपन को समांतर क्रम संयोजन को विस्तार से समझाना है। तो देखो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देख रहे हैं इस प्रकार का हमारे परिपथ है, जिसके अंदर देखो हमने तीन संधारित्र ली, तीनों को अपने समांतर क्रम में जोड़ दिया। अब देखो समांतर क्रम में जोड़ने के बाद अपन सभी जानते हैं भाई इस संधारित्र के सिरों पर विभव का मान, इस पे विभव का मान, इस पे विभव का मान, तीनों पे विभव का मान तो क्या होगा, समान रहेगा। लेकिन देखो चूंकि तीनों समांतर क्रम में है, यहाँ से जो धारा जाएगी वो देखो तीन हिस्सों में बंटेगी, तो प्रत्येक संधारित्र पर जो आवेश का मान है ना वो समान नहीं रहेगा। यानी इस पहले वाले संधारित्र पर हमारे पास आवेश का मान Q1 होगा, दूसरे वाले पे Q2 और तीसरे वाले संधारित्र पर आवेश का मान क्या होगा, Q3 होगा। अब देखो जो धारा जा रही थी, धारा Q बराबर क्या होता है, IT अपन देखो पहले पढ़ चुके हैं, विद्युत धारा का फॉर्मूला भी देखो Q/T होता है। 10वीं क्लास का फॉर्मूला सिंपल सी बात सभी को देखो आता है, Q/T, इससे अपन इसको लिखते हैं। मतलब ये जो आपकी धारा है इसके अंदर क्या जा रहा है, आवेश जा रहा है। देखो ये जो बैटरी आपकी Q आवेश दे रही है इसको, लेकिन ये जो Q आवेश है ना देखो तीन हिस्सों में, इधर Q1 चला गया, इधर Q2 चला गया, इधर Q3 आवेश चला गया, तीनों के अंदर आवेश का मान अलग अलग आ गया। अब अपन तो देखो इसको यूं समझाया करते हैं या इसको यूं समझा करते हैं कि भाई पहले एक हंसता खेलता परिवार था ये, जो Q आवेश रखता था अपने पास में। फिर इसने क्या किया, भाई इसके तीन बेटे थे, इन तीन बेटों की इसने कर दी शादी। जो आई ना इनकी गेल वो काम की नहीं थी, रोज दोनों के तीनों के अंदर क्या होता, लड़ाई झगड़ा होता रहता। तो भाई एक दिन क्या हुआ, थक हार कर तीनों ने अलग अलग होने का फैसला कर लिया। देखो तीनों अलग अलग चले गए। अब भाई अपने मोहल्ले के अंदर रहते थे, अब ये इनका हंसता खेलता पहले परिवार तो सबके साथ बातचीत होती थी। अब अपन को भी बुरा लगता है यार बेचारे का परिवार टूट गया, क्यों ना इन सबको फिर से मिला दिया जाए। तो अपन क्या करते हैं भाई, रात को शाम को मीटिंग रखते हैं, कहते हैं यार डिनर पार्टी है और शानदार पार्टी, मुर्गा पार्टी करेंगे अपन और सबको आना है। तो देखो अपन क्या करते हैं, इनको इनविटेशन भेजते हैं। पहले मैंने बोला Q1 को पास जाके भाई शाम को आना, ये कहेगा हाँ बिल्कुल आऊंगा। दूसरे को मैंने बोला तू भी आना, तीसरे को मैंने बोला तू भी आना। अपना काम क्या है, अपन तो देखो तीनों को पार्टी में बुलाने के बहाने इनको मिलाना चाहते हैं और मिलाकर फिर से इसका हंसता खेलता परिवार बसाना चाहते हैं, जो कि क्या है Q। ये काम अपन करना चाहते हैं। कितना आसान है देखो याद करना। फिजिक्स में कहता हूँ इतनी दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है, आप कामना भी नहीं कर सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, बशर्ते पढ़ने और पढ़ाने का तरीका जो है वो आपका उचित होना जरूरी है। इतना काम देखो अपन ने किया। अब अपन देखो सभी जानते हैं, थोड़ी देर पहले अपने फॉर्मूला पढ़ा था Q बराबर CV। अभी भी मैंने आपको बताया, जो बोर्ड साफ किया उससे जस्ट पहले हर प्रश्न, अगला प्रश्न हर पिछले प्रश्न से जो को जुड़ा हुआ है। तो Q का मान अपने पास है, तो देखो तीनों के अंदर अपन Q का मान रखते हैं। इसके लिए मैं Q का मान रखूंगा तो ये बन गया CV बराबर Q1 के लिए। अब इस Q1 के लिए देखना C का मान क्या है, C1 है। V तो सबके लिए समान है, मैंने कहा देखो सबके सिरों पे विभवांतर का मान तो समान है, तो इसको मैं लिखूंगा C1V। इसके लिए सेम टू सेम लिखूंगा C2V, इसके लिए सेम टू सेम लिखूंगा C3V। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबके अंदर देखो V कॉमन है, आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। CV बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, और कॉमन तो क्या है V। इस V से देखो मैंने इधर वाले V को उड़ा दिया, क्या बचा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आ गया। जब अपन संधारित्र को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो जो तुल्य धारिता का मान होता है वो इतना होता है। कितना आसान था, मैं कह रहा हूँ इससे आसान कुछ भी नहीं होगा, और ये प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। आसान प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखना हमारा। एक तो मैंने आपको प्रश्न दिया देखो समांतर क्रम का, अब श्रेणी क्रम का प्रश्न ना हो तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, बैलेंस नहीं बनता। आपको मैंने न्यूमेरिकल दिया है देखो श्रेणी क्रम का, कितना आसान सा न्यूमेरिकल देखना। और ऐसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ध्यान रखना दूसरे चैप्टर से न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर टोटल 3 न्यूमेरिकल देखो डाल के दिए हैं। चलते हैं आगे। न्यूमेरिकल कहता है हमारा 7वां प्रश्न है, 9 माइक्रोफेरेड धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। मैं एक बार जोड़ लेता हूँ फटाफट, थोड़ा सा मेरे को बोर्ड पे जगह चाहिए, तो मैं जो पहले अपन ने लिख रखा है इसको थोड़ा सा साफ कर दूं, ताकि अपन को एक उचित जगह है वो मिल जाए, और जगह मिलने के बाद अपन आराम से अपना जो क्वेश्चन है इसको। ये देखना हमारे पास 3 संधारित्र थे, तीनों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, ठीक है। एक बार मैं रफली देखो चित्र बना रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा इनकी जो बनावट है उन पर मत जाना, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दबाजी के अंदर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये हमारे लिए I, इधर से जो I का मान जा रहा है। अब देखो आप सभी जानते हो, बहुत ही आसान सी भाषा के अंदर अपन बात करते हैं। जब भी अपन देखो समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम की जो तुल्य धारिता होती है वो कितनी होती है, आप सभी जानते हो। श्रेणी क्रम की जो तुल्य धारिता होती है वो होती है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये सभी जानते हैं अपन, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अब अपने को देखो दे रखा है C1, C2 और C3 का मान। अपन को पता है कि भी 3 संधारित्र, तीनों की धारिता समान है, वो कितने 9 पिकोफैरेड की है। यानी ये भी देखो 9 पिकोफैरेड का, ये भी 9 पिकोफैरेड का, ये भी 9 पिकोफैरेड का, सबकी जो धारिता है वो 9 पिकोफैरेड है, पिकोफैरेड, ठीक है। ये भी 9 पिकोफैरेड। इतनी बात अपन को बता रही है। फिर इसने देखो आगे कहा 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में इनकी तुल्य धारिता ज्ञात कर दो। तो इनकी तुल्य धारिता क्या होती है, ये अपने पास फॉर्मूला, चलो मान रखना, सिंपल सी बात है, इसका उत्तर आ जाएगा 1/C बराबर 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9।
ठीक है, अपन ने किया। अब देखो आप तीनों को जोड़ोगे तो देखो एलसीएम तो तीनों का 9 ही आएगा, और ऊपर आप जोड़ोगे 1 + 1 + 1 3 हो गया। तो इससे आप इसको काटो, कितना आएगा 1/3 आएगा, सॉरी 1/3। अब ये तो 1/c का मान है, आपको तो चाहिए c का मान, तो आपको इसको उलटना पड़ेगा। तो चलो फटाफट से इसको उलटते, तो c बराबर, देखो इधर उल्टूंगा तो c ऊपर आ गया, 1 में नीचे चला गया जिसका कोई महत्व नहीं है। इधर से देखो पलटूंगा तो 3 ऊपर आ जाएगा, यानी c बराबर 3। और चूंकि सारा मामला पिकोफैरेड में चल रहा था तो ये हमारे आगे तुल्य धारिता, श्रेणी क्रम संयोजन की जो तुल्य धारिता वो कितनी आएगी, 3 पिकोफैरेड आएगी। इससे आसान क्या होगा। इसी प्रश्न में दूसरी बात मैंने और पूछ रखी है, वो क्या है कि अगर यहाँ पे जो बैटरी है ये 120 वोल्ट दे रखा है ना, इसमें कहाँ गया, हाँ 120 वोल्ट। अगर मैं इस हमारे परिपथ को 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दूं तो आगे मैंने पूछा इसमें, तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर बताइए। कितना आसान सा प्रश्न है, देखो एक बार गौर करना। अगर ये आपका 9 पिकोफैरेड का है, ये भी 9 पिकोफैरेड का, ये भी 9 पिकोफैरेड का, जब तीनों संधारित्रों की धारिताओं का मान समान है, तीनों संधारित्रों पर आवेश का मान भी देखो, धारा आई जा रही सबके अंदर, आवेश का मान भी समान है, यानी सब पर आवेश समान है, सबकी धारिताएं समान है। तो मुझे बताओ क्या सबका विभव अलग अलग थोड़ी होगा, नहीं। इस केस में जब तीनों संधारित्रों की धारिताएं समान हो, जब तीनों संधारित्रों पर आवेश का मान समान हो, इस केस में तीनों संधारित्रों पर विभव का जो मान होता है वो भी समान होता है। यानी ये भी, इसका विभवांतर भी v होगा, इसके लिए विभवांतर भी v, इसके लिए भी v, यानी तीनों का जो विभव का मान है v + v + v, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ v + v + v, ये किसके बराबर होगा, जो यहाँ पे मैंने बैटरी लगा रखी है उसके बराबर, और इसका मान तो कितना 120 वोल्ट है, सीधी सी बात है। अब देखो तीनों का मान समान था तो तीनों को जोड़ूंगा तो कितना बन गया यहाँ पे 3v बराबर 120। यहाँ से v का मान देखो निकालना, तो 120/3 करोगे तो कितना आ गया टोटल 40 वोल्ट। ये लो कितना आसान। ये जो 40 वोल्ट है ये क्या है, इन तीनों संधारित्रों के जो सिरे हैं इनके ऊपर विभवांतर का मान है, यानी तीनों संधारित्रों पर विभव का मान कितना होगा 40 वोल्ट होगा। इससे आसान क्या हुआ, ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछते हैं, सच में बहुत आसान है। और मैं ये पूरे विश्वास के साथ आपको देखो विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इन न्यूमेरिकल्स को आप कर ले, इनसे संबंधित न्यूमेरिकल जो है वो अपने आप से हो जाएंगे, इनका आप कंठस्थ करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, देखो फटाफट एक और न्यूमेरिकल फिर से आ गया। न्यूमेरिकल की तो बौछार है इस चैप्टर के अंदर, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है उनकी अपन बात कर रहे हैं। ये कहता है कि भाई एक तो आपके पास आवेश है 5 × 10⁻⁸ कूलम का, दूसरा है -3 × 10⁻⁸ कूलम का। दो आवेश है एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। इन्हें मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव का मान 0 होगा। कितना आसान सा प्रश्न पूछा। देखो मान लेते हैं अपन, थोड़ा सा एक बार बोर्ड को साफ कर दूं ताकि अपन को लिखने में आसानी हो जाए। देखो मान लेते हैं एक आवेश हमारा यहाँ पे है, एक आवेश हमारा यहाँ पे, इधर हमारा जो आवेश है ये वाला 5 × 10⁻⁻, कितना है 8 है क्या, -8 कूलम। एक तो यहाँ पे ये आवेश है, दूसरा -3 × 10⁻⁸ कूलम वाला आवेश है यहाँ पे। अब इन्होंने कहा कि भी एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर है, यानी ये जो इनके बीच की डिस्टेंस है ना ये कितनी है 16 सेंटीमीटर है। अब देखो हमेशा ध्यान रखना, सेंटीमीटर में अपन काम नहीं करते, हम तो काम करते साहब मीटर के अंदर। तो इस 16 सेंटीमीटर को जब मैं मीटर में बदलूंगा, आप सभी जानते हो, देखो ये जो 16 सेंटीमीटर है मीटर में बदलने के बाद ये बन जाएगा 0.16 मीटर। बट्टा में 100 का भाग देते हैं तो 0.16 मीटर आ गया। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो इसको यूँ लिख दूंगा सीधा ही 0.16 मीटर। ये 0.16 मीटर क्या है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, डिस्टेंस है। अब देखना ये कह रहा है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव का मान 0 होगा। तो मेरे प्यारे साथियों मान लेते हैं एक बार कि वो बिंदु यहाँ पे कहीं पे, मान लीजिए इस बिंदु का नाम कुछ भी दे दो, चाहे P नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो मान लो आप x है, बिंदु P तक की जो दूरी है ना, एक आवेश बिंदु P तक की दूरी x है। तो मेरे सारे होनहार साथियों मुझे ये बता दो कि बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी। भाई पूरी दूरी यहां से लेके यहां तक तो 0.16 मीटर थी, इसमें से अपन ने इतनी दूरी देखो x निकाल दी, तो बची कितनी, इसके अंदर से ये घटा देंगे, यानी ये यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो है 0.16 माइनस x मीटर। इतनी बात ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब देखो अपन को बोला कि भाई इस बिंदु के ऊपर विभव का मान समान है, या विभव का मान 0 है, सॉरी विभव का मान समान नहीं, विभव का मान 0 है। विभव का मान 0 कैसे होगा भाई, इस वाले आवेश के कारण विभव प्लस इस वाले आवेश के कारण विभव, दोनों को जब जोड़ेंगे तभी तो जाके यहाँ पे 0 आना चाहिए। यानी मैं आपसे ये कह सकता हूँ v इस वाले आवेश के कारण जो विभव उसको v1 बोल रहा हूँ, प्लस उस वाले आवेश के कारण जो विभव उसको मैं नाम दे रहा हूँ v2। दोनों का योग कितना होना चाहिए 0। इस बिंदु के ऊपर विभवांतर का मान या विभव का मान कितना 0 बता रहा है अगला, यानी दोनों का जो योग वो 0 के बराबर आ रहा है। देखते हैं कैसे आ सकता है। इसका फॉर्मूला लिखता हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने आपको v का फॉर्मूला बताया था, अभी KQ/R मैंने कहा था इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, आ गया देखो वो न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला लिखता हूँ, तो K तो देखो दोनों के अंदर रहेगा, K का मान लिख देते सीधा, फॉर्मूला तो आप सभी को पता ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सीधा मान लिख रहा हूँ।
K का मान होता है 9 इंटू 10⁹, कल जिसकी अपन चर्चा कर चुके। देखो कल वाली कितनी बातें आज काम में आ रही है, ऐसी आज वाली बातें कल भी हमारे काम में आएंगी, आगे भी काम में आएंगी। इन बातों को ध्यान रखना। 9 दिन की क्लासों में पूरी फिजिक्स करवा दूंगा, लेकिन बशर्ते आप लोग अपनी नियमितता रखें, कंटिन्यूटी रखें। इंटू देखो K का मान मैंने लिख दिया, इसके बाद Q का मान, इसके लिए Q का मान कितना, ये रहा 5 इंटू 10⁻⁸ बट्टा R। देखो R इस वाले आवेश की इस बिंदु P से दूरी कितनी है, x है, लिख देते हैं, ये लो x, प्लस का निशान, ये लो प्लस का निशान। V2 का मान रखना है, फॉर्मूला ये रहा, पहले तो K का मान 9 इंटू 10⁹ गुणा, उसके बाद आवेश का मान कितना, देखो माइनस का 3 इंटू 10⁻⁸ है, तो वो जो माइनस है वो इस वाले प्लस को क्या बना देगा, माइनस बना देगा, तो -3 इंटू 10⁻, कितना, -8। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बट्टा में देखो एक दूरी होती है, दूरी इस आवेश की बिंदु P से दूरी वो कितनी है, इतनी, यानी 0.16 माइनस x, और इसका मान कितना आना चाहिए, देखो बराबर 0 के, अपन को देखा बराबर 0, तो इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। बाकी आप समझ तो गए यहाँ पे ये वाला आवेश है बराबर 0। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर एक पद है माइनस दूसरा पद है, बराबर में 0 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको उधर ले जा रहा हूँ बराबर के, पक्षांतरण हो जाएगा, ये इधर माइनस का उधर जाए किसका हो गया, प्लस का हो गया, सिंपल सी बात है, लेके जाते हैं। 9 इंटू 10⁻9 इंटू 5 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई x इज इक्वल्स टू, इधर जाके प्लस का हो गया 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3 इंटू 10⁻⁸, ठीक है, बट्टा 0.16 माइनस x। इसमें कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है। देखो इधर 9 से 9 कट गया, 10 की पावर 9 से 10 की पावर 9 कट गया, 10 की पावर -8 से 10 की पावर -8 कट गया, इतना कट रहा था, अपन ने काट दिया। अब क्या करना है, देखो इसका वज्र गुणा कर लेते हैं, इधर तो बच रहा है 5, इधर बच रहा है ये, तो इसके साथ वज्र गुणा करते हैं। तो पहले तो 5 को गुणा करता हूँ 0.16 से, तो देखो 16 5 से 80 होता है, 16 5 80 होता है, अपन सभी जानते हैं, तो उसको लिखता हूँ 80। लेकिन चूंकि दो संख्या के बाद में पॉइंट था ना, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ पॉइंट, यानी 0.80, सिंपल सा है। फिर इस 5 को गुणा करते हैं अपन इस -x के साथ में, तो माइनस का 5x, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। बराबर लगाया, इस x को करते हैं, इधर कौन बच रहा है, खाली 3 बच रहा है, इस 3 से गुणा 3x आ गया। अब देखो माइनस का 5x उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का 5x, प्लस का 5x और प्लस का 3x, 5 और 3 8 होते हैं, यानी 8x बन गया, यानी इधर क्या बनेगा, 8x बनेगा। बराबर में इधर कौन बचेगा, क्योंकि ये तो उधर जा चुका, खाली 0.80 बचेगा, 0.80। और जब आप यहाँ से x का मान निकालोगे तो आप इस 8 को इधर भेजोगे तो बट्टा में आ गया, और जब बट्टा में आएगा आप इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा, x बराबर 0.10 मीटर, ये हमारा उत्तर आ गया। अब देखो वो तो सेंटीमीटर में दे रखा था ना, आप चाहो तो उसको सेंटीमीटर में बदल सकते हो भाई, 0.10 मीटर सेंटीमीटर बदलने के आप इसको 100 से गुणा करोगे तो कितना बन जाएगा, x बराबर 10 सेंटीमीटर। ये लो कितना आसान है, उत्तर आ गया। ये x तो क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, यानी जो बिंदु P है ये इस वाले आवेश से तो कितनी दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। अगर आपसे ये पूछ लेता कि ये जो आपका बिंदु है ना जिस पर विभव का मान 0 है, वो इस वाले -3 गुणा 10 की पावर -8 वाले आवेश से कितनी दूरी पर है, तब आप कितना बताते। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 16 सेंटीमीटर है, 16 में से यहाँ से लेके यहाँ तक तो 10 सेंटीमीटर हो गया, इधर कितना बचा, खाली 6 बचा ना। तो अगर आपसे ऐसे पूछता ना उधर वाले आवेश से कितनी दूरी पे, अपन बताते 6 सेंटीमीटर दूरी पे। इस बात का भी आपको देखो विशेष ध्यान रखना, प्रश्न कैसे पूछ रहा है एग्जामिनर, इस पर ध्यान देना आपको। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारा जो अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, वो कहता है किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र व्युत्पन्न करो। कोई आपके पास आवेशित संधारित्र, तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी ये आपको देखो ज्ञात करना, बहुत आसान से। मान लो कि कोई संधारित्र आपके पास, किसी समय इसके सिरों पर विभवांतर वो तो है V, और इस पर जो आवेश है वो है Q, ठीक है। अब मान लो आप इस संधारित्र को dq आवेश और देना चाहते हो, पहले से इसके पास आवेश है, पहले से इसका विभव का मान V है, आप इसको dq आवेश और देना चाहते हो कि ले भाई थोड़ा सा dq आवेश तो और ले ले, तो सीधी सी बात है भाई आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, यानी कार्य करना पड़ेगा। अपन जानते हैं कि अगर मैं किसी आवेश जिसका विभव का मान, कोई संधारित्र जिस पे विभव का मान V है, इसको अगर dq आवेश देता हूं तो उस पर किया गया कार्य कितना होता है, dw होता है। ये तो अपन पहले पढ़ चुके, अपन ने जब रेगुलर क्लासेस की तो उसके अंदर मैंने आपको डिटेल से बता रखा है। अब आपको सीधा ध्यान रखना, अगर वो चीजें नहीं याद है मत होने दो उनको, आपको सीधा ये याद करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ दोबारा सुनना, यदि किसी संधारित्र के सिरों पर विभवांतर V हो, पहले से उसमें मौजूद आवेश Q हो, तब उसे dq आवेश और देने पर किया गया कार्य कितना होगा, ये होगा। ध्यान रखना हमेशा जब भी अपन कोई कार्य करते हैं विद्युत क्षेत्र के अंदर, तो वो किया गया कार्य ही वास्तव में उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी इसे ही मैं क्या कहूंगा, इसे ही मैं कहूंगा आपकी स्थितिज ऊर्जा, जिसको मैं लिखता हूं du से। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक इतनी बात अपन सबने कर ली। इसको देता हूं मैं समीकरण 1 नाम। हम सभी जानते हैं V बराबर क्या होता है, अभी भी अपन ने देखो फॉर्मूला निकाला था,
सी बराबर सॉरी आपका जो क्यू बराबर क्या था, ये अपन ने फॉर्मूला अभी देखा था, क्यू समानुपाती वी था तो क्यू बराबर सी वी था, तो वहां से वी का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्यू बटा सी बनेगा। यानी इसको मैं लिखता हूँ क्यू बटा सी। इसको क्यू को आप देखो यहाँ पे स्मॉल ले रहे हो तो यहाँ पे इसको स्मॉल ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये लो क्यू बटा सी मैंने लिख दिया। अब ये वी का मान मैं इसमें रखता हूँ, एकदम आसान है। मैं कहता हूँ आप चुटकियों के अंदर इनको कर सकते हो, 2-3 बार आप ट्राई करना। मैं कह रहा हूँ 110% आपको सब कुछ याद हो जाएगा। करते हैं तो देखो du बराबर अपन को स्थिति ऊर्जा की बात करें तो मैं इसके बराबर इसको ले रहा हूँ। अब इसमें भी v का मान कितना है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं q बटा सी डी क्यू, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मान लो कि आप कहते हो भाई ये तो du है, छोटी सी थोड़ी सी ऊर्जा है, किसी भी संख्या के आगे या किसी भी भौतिक राशि के आगे अपन d लगाते हैं, d का मतलब क्या है, वो थोड़ी सी राशि है। अगर आपको पूरी संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, मान लो आप उस संधारित्र को 0 से लेके कैपिटल Q आवेश देना चाहते हो। कहां से, उस पर मान लो आवेश 0 है अभी, तो 0 से आप इसको कैपिटल Q तक आवेशित करना चाहते हो, तो मैं क्या करूंगा, इसका समाकलन कर दूंगा। आपको पता है आपके पास अगर कोई थोड़ी सी चीज आपको पता हो, उसका अगर आप समाकलन कर देते हो तो आपको बची हुई पूरी चीज का मान पता चल जाता है। तो ये तो थोड़ी सी ऊर्जा है ना, आप इसका समाकलन कर दो आपको पूरी ऊर्जा मिल जाएगी। यानी पूरी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर वाला का समाकलन करना पड़ेगा। यानी इसका मैं समाकलन करूंगा तो आप जो जानते हो देखो सी तो क्या है, धारिता है, वो तो यहाँ पे रहेगी कांस्टेंट, तो वो तो आ जाएगी बाहर। या दूसरे शब्दों में आपसे कहूँ तो देखो जिसके लिए ऑपरेटर होता है, देखो ऑपरेटर है DQ के लिए, ये खाली Q पे काम करेगा, C पे काम नहीं करेगा। तो जिस पे काम नहीं करता उसको अपन बाहर निकाल लेते हैं, 1/c मैंने इसको लगा दिया, अंदर बचा Q और DQ। कहाँ से कहाँ तक आवेशित कर रहे हो, 0 से Q तक, तो अपन इसको यहाँ पे लिखेंगे। अब बहुत सिंपल सी बात है, आप सभी को समाकलन मेरा सिखाया हुआ है 11वीं क्लास की वीडियोस के अंदर। मान लो x है, x का समाकलन आपको करना है तो क्या करना है, x की जो पावर है ना, मान लो यहाँ पे पावर कितनी है, 1 आपको सबको दिख रही है, तो पावर में आप 1 जोड़ दो, 1 + 1 कर दो, बट्टा में जुड़ी हुई पावर का आप भाग दे दो। यानी 1 की पावर तो ऊपर 1 + 1 दोगे, बट्टा में जुड़ के क्या आ गया, 2 आ गया। ऐसा तो समाकलन। ठीक, ऐसे अपन यहाँ पे करेंगे तो u बराबर 1/c तो बाहर रहेगा, ब्रैकेट चालू करेंगे, इसका समाकलन हो गया q²/2, और जो लिमिट होते हैं नीचे वाली को नीचे ऊपर वाली को ऊपर रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये बट्टा वाला 2 को तो बाहर निकाल लेता हूँ मैं एक बार, u बराबर 1/2c हो जाएगा। अंदर देखना अपन लिमिट लगाते हैं, पहले ऊपर वाली लिमिट लगाई तो इस q की जगह ये वाली लिमिट लगाएंगे तो कैपिटल Q बन गया, इसका स्क्वायर माइनस, फिर देखो नीचे वाली लिमिट लगाते हैं माइनस का निशान लगा के, तो माइनस यहाँ पे 0 लिखूंगा, 0 का स्क्वायर होता है 0, तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं, मैं सीधा इसको इतना लिख दूँ। ये लो, ये आपके पास क्या आ गया, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आ गया। कितना आसान है। इसमें मान लो आपसे वो सिद्ध करवाता कि भाई ऐसा नहीं देना, आपको मान लो कि कुछ अलग रूप में दे दिया। अलग रूप का मतलब क्या, आपको मान लो ऐसे दे दिया कि सिद्ध करो कि जो स्थितिज ऊर्जा है इसका मान ये है 1/2CV²। आप ये सिद्ध कर दो, कैसे करोगे, बहुत आसान है। देखो आप सबको पता है Q बराबर CV होता है, अपन ने शुरुआत के अंदर आज फॉर्मूला देखा था, जो धारिता होती है उसके लिए अपन ने यहाँ से फॉर्मूला निकाला था। अगर देखना उस Q बराबर CV को मैं यहाँ पे रख दूँ तो देखना क्या बनेगा, U बराबर 1/2C, अंदर देखना इस Q की जगह मैं मान रख रहा हूँ CV, तो ये बन गया C²V²। अब इस पावर से एक नीचे वाला C तो कट गया, देखो यहाँ पे क्या बचा, शाबाश, ये बचा हमारे पास U बराबर 1/2 और आपका CV²। क्या ये और ये सेम ही है, बिल्कुल सेम है। ये परीक्षा में अपन से पूछते हैं, कितना आसान है। मैं कहता हूँ ये सारे के सारे प्रश्न बहुत आसान है, इनको आप प्रैक्टिस करो और बहुत बढ़िया तरीके से आपके याद होंगे। आगे चलता हूँ, देखना अगला हमारा प्रश्न है, किसी आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र व्युत्पन्न कर दो जबकि प्लेटों के मध्य k परिवर्तनांक का कोई माध्यम बनाओ। बहुत ही आसान है, मैं बोर्ड साफ कर लूँ फिर आता हूँ। देखो 10वें प्रश्न की अपन बात करते हैं। ये मान लो कि एक प्लेट है संधारित्र की, ये दूसरी प्लेट है संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र जो कि अगला बोल रहा है। मान लो कि इस वाले प्लेट पर मैंने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है और ये वाली जो प्लेट है इस पर मैंने नेगेटिव चार्ज दे रखा है ना, इस प्लेट पर ऋण आवेश है। और मान लिया कि इस वाली प्लेट का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है जिसको अपन सिग्मा से लिखते हैं वो है सिग्मा प्लस, और इधर वाले का है पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा माइनस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। और अपन को इसने देखो क्या कहा, ये कह रहा है कि जब प्लेटों के मध्य k परिवर्तनांक का कोई माध्यम भरा होता है। अब मान लो इस पूरी प्लेट के अंदर अपन ने कोई माध्यम भर रखा है, ठीक है, पूरा माध्यम इसके अंदर भरा हुआ है और इसका जो परावैद्युतांक वो कितना है, k है, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है ना, इसकी जो दोनों प्लेटें हैं, प्लेटों के बाहर दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। यानी अगर मैं इधर बाहर बात करूंगा तो E का मान कितना 0, इधर बाहर बात करूंगा तो E का मान कितना 0। लेकिन इस समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच में 0 नहीं होता, ये कितना होता है, देखो बहुत आसान सी भाषा के अंदर आपको याद रखना, E बराबर आपका सिग्मा अपॉन k एप्सिलॉन नॉट। अगर देखो यहाँ पे परावैद्युत माध्यम भरा हुआ ना k परावैद्युतांक का, तब तो अपन देखो बट्टा में k से गुणा करते हैं। अगर मान लो आपको ये नहीं कहता कि बीच में परावैद्युत माध्यम नहीं भरा हुआ या भरा हुआ है या नहीं है, अगर आपको ये बोलता ना नहीं भरा हुआ या यूं नहीं कहता कि भरा हुआ है, तो अपन यहाँ पे k से गुणा नहीं करते इसको बट्टा में,
के तो इसलिए अपन ने गुणा किया क्योंकि इसने बताया ना अंदर परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है के परावर्तांक, तब अपन ने गुणा किया। अब देखो सिंपल सी बात है, अब मैं आपसे यदि मान लो पूछूं अंदर विद्युत क्षेत्र कितना है, तो आप आराम से चित्र को देख के बताओगे भाई सर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट है। इतनी बात तो सबको पता होनी चाहिए, विद्युत क्षेत्र कितना होता है प्लेटों के बीच में, इतना होता है, सीधा आपको याद करें। तो यहाँ पे जो सिग्मा है इसका मान देखो अपन रखते हैं, सिग्मा क्या है पृष्ठ आवेश घनत्व, और पृष्ठ आवेश घनत्व देखो मैंने आपको बड़ी डिटेल से पढ़ा रखा है, चूंकि अपन जानते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है Q अपॉन A होता है। भाई एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कहते हैं, उसकी परिभाषा से अपन ने सिग्मा का मान पता है अपन को, नहीं भी पता मैं कहता हूँ मत याद करना, तो सीधा ये वाली चीजें देखना, बहुत आसान सा डेरिवेशन आपको तुरंत याद हो जाएगा। इस सिग्मा का मान अपन यहाँ पे रखते हैं, देखना E बराबर सिग्मा का मान मैंने रखा ऊपर आ गया Q बट्टा के ए एप्सिलॉन नॉट। भाई Q बट्टा ए अपन ने ऊपर रखा तो सिग्मा की जगह ऊपर तो आ गया देखो Q, और बट्टा में A आएगा तो अपन ने A को यहाँ पे लिख दिया Q बट्टा ए के ए एप्सिलॉन नॉट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये आपके आगे किसका विद्युत क्षेत्र का मान। अब देखो आपसे ज्ञात क्या करवा रहा है, ये कह रहा है के परावर्तांक का कोई माध्यम हो तो धारिता का सूत्र व्युत्पत्त कर दो। अब देखो यहाँ तक अपन पहुंच गए, अब धारिता के लिए अपन को चाहिए C का मान, तो C से पहले अपन को चाहिए V। भाई भगवान राम तक पहुंचने के लिए पहले हमें हनुमान जी के पास जाना पड़ता है, ठीक वैसे धारिता तक पहुंचने के लिए हमें विभव का मान जो है वो पता होना चाहिए। तो अपन जानते हैं देखो अगर दो प्लेटें हैं तो इन दोनों प्लेटों के बीच में कोई ना कोई विभवांतर भी होगा। ये देखो दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो अगर D है तो इनके बीच में कोई ना कोई विभवांतर भी होगा। तो V बराबर क्या होता है अपन जानते हैं ED, यानी विद्युत क्षेत्र को आप दोनों प्लेटों के बीच में जो दूरी है ना इससे कर दो मल्टीप्लाई, तो ये क्या जाएगा आपके विभवांतर का मान प्लेटों के बीच में। देखो अपने पास E का मान यहाँ पे है, मान रख देते हैं, V का मान मिल जाएगा अपन को, तो मैं रखता हूँ Q और गुणा में ऊपर D है ही बट्टा के ए एप्सिलॉन नॉट, ये विभवांतर का मान आ गया। अब देखो अपन को ज्ञात क्या करना, धारिता ज्ञात करनी ना, तो देखो धारिता का फॉर्मूला तो अपन बार बार देखो देख चुके, क्या था Q अपॉन V, कितनी बार देख लिया, अब तो हमें याद हो ही जाना चाहिए। तो अब देखो उस फॉर्मूले के अंदर V का मान रख देते हैं, तो मैं देखो लिखता हूँ C बराबर ऊपर तो है देखो Q, वो Q स्मॉल लिख रहा हूँ क्योंकि अपने यहाँ पे स्मॉल का में ले रखा है, बट्टा में देखो V का मान रखना ना वहाँ पे, तो इस V का मान बट्टा में रख रहा हूँ QD। अब देखो ये बट्टा के बट्टा में आ जाएगा ना, तो इसलिए पलट के उसको ऊपर लिख दूंगा, तो ये वाला मान मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे के ए एप्सिलॉन नॉट। Q से तो Q कट गया, क्या बचा बट्टा में खाली D बचा, तो देखना C बराबर क्या बच गया मेरे पास के ए एप्सिलॉन नॉट बट्टा D। ये लो साहब, ये आ गया आपकी धारिता। कितना आसान है, मैं कह रहा हूँ हर एक टॉपिक बहुत 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 आसान है, और यही प्रश्न हमसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, कुछ अलग से नहीं आता, कोई आसमान से तारे टूटकर वहाँ पर नहीं गिरते, ये प्रश्न हमसे पूछते हैं। अगला प्रश्न देखना, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य वायु स्थित है, इसकी धारिता 8 पिकोफैरेड है, यदि प्लेटों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए, देखना प्रश्न को सुनना, दूरी को आधा कर दिया जाए और प्लेटों के मध्य परावर्तांक 6 का माध्यम रख दिया जाए तो उसकी वर्तमान धारिता ज्ञात कर दो। कितना आसान सा प्रश्न है, दोबारा पढ़ रहा हूँ, एक बार समझते हुए इसको चलना। समांतर प्लेट संधारित्र है, उनकी प्लेटें हैं, ये समांतर प्लेट संधारित्र, इसकी प्लेटें हैं, इनके बीच में वायु स्थित है, मतलब ये जो के परावर्तांक का अपने माध्यम भरा था ना ये नहीं है, और मैंने आपको शुरुआत में कहा था अगर ये परावैद्युत माध्यम नहीं भरे तो अपन इस के से गुणा नहीं करते यहाँ पे, और जब अपन के से गुणा नहीं करेंगे तो हमारे इस फाइनल उत्तर में ये के भी नहीं आएगा। समझ रहे हो क्या मेरी बात को, के नहीं आया यहाँ तक, ठीक है। अब कह रहा है कि इसकी धारिता 8 पिकोफैरेड है, यानी सी का मान अपन को बता दिया कितना है 8। मैं इसी फॉर्मूले से देखो इसको करता हूँ, यहीं पे अपन लिखो सी की जगह लिख रहा हूँ मैं 8 पिकोफैरेड बोल रही है, पिकोफैरेड है ना भाई, हाँ 8 पिकोफैरेड, ये इसका मान दे दिया अपन को। फिर बोल रहा है देखो यदि प्लेटों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए, यानी देखो ये जो दूरी है d, इसका मान मैं कर रहा हूँ आधा। पहले तो देखो ये केस था, अब क्या हो रहा है, जो दूरी है वो तो हो रही है d बटा 2 आधी। फिर बोल रहा है यदि प्लेटों के मध्य परावर्तांक 6 का माध्यम रख दिया जाए, यानी पहले जो यहाँ पे मैंने k को हटाया था ना, इस पर वो k है और उस k का मान अपन को कितना दे रखा है 6 दे रखा है, बाकी चीजें ऐसे की ऐसी है एप्सिलॉन नॉट। अब इस समय इसकी जो धारिता वो मान लिया अपन ने c डैश है, तो ये पूछ रहा है तो उसकी वर्तमान धारिता ज्ञात करो, तो देखो इसकी वर्तमान धारिता हमारे पास ये आ जाएगी। अब देखो इतनी राशि a एप्सिलॉन नॉट बट्टा d, इस देखो बट्टा के बट्टा में 2 है ना, तो इस बट्टा वाले 2 को तो ऊपर लेके जा सकता हूँ, तो उसको देखो मैं लेके चल जाता हूँ ऊपर, ये 2 ऊपर जाएगा तो 6 से गुणा होकर 12 बन जाएगा ना, तो मैं नीचे वाले स्टेप में लिख देता हूँ सी डैश बराबर, ये तो बन गया 12, क्या d के बट्टा में जो 2 था बट्टा से ऊपर चला गया तो 2 से 6 गुणा होकर क्या बन गया 12। अब देखो क्या बचेगा यहाँ पे a एप्सिलॉन नॉट बट्टा d, ये बचेगा ना, बट्टा वाला 2 तो ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नॉट बटा डी का देखो मान ऊपर रहा अपने पास कितना 8, इसका रख देंगे अपन गुणा में मान, तो देखो 12 8 96 होता है, तो सी डैश का मान कितना आ गया, सी डैश बराबर 96, और चूंकि ये 8 आपको पिकोफैरेड में दे रखा था तो ये भी आपकी किस में आएगी पिकोफैरेड में, यानी अब इसकी जो धारिता है वो कितनी बन गई 96 पिकोफैरेड बन गई। हमने क्या किया, दूरी को कर दिया आधा
ये जो आपकी परावर्तनांक का माध्यम यहाँ पे तो था नहीं, यहाँ पे है, उसका मान है 6। तो ये जैसे अपन ने मान रखा और नई जो धारिता ज्ञात करी वो कितने 96 पिकोफैरेड आई, यानी धारिता के अंदर क्या होगी, बढ़ोतरी। पहले खाली 8 पिकोफैरेड थी, अब 96 पिकोफैरेड हो गई, धारिता में वृद्धि होगी। ये भी एक न्यूमेरिकल है। मैं कह रहा हूँ बहुत आसान चीज़ें पूछते हैं, समझने की देरी होती है। बताओ कितना आसान सा प्रश्न था, कई बच्चे इसको छोड़ के आते हैं, बहुत दुख होता है ना। आगे चलते हैं, देखो अंतिम प्रश्न है अब आपका इस चैप्टर का, वो कहता है वान डे ग्राफ जनित्र क्या है, इसकी रचना व क्रियाविधि आपको समझानी है। ठीक है, बहुत आसान सी भाषा के अंदर देखो अपन बात करते हैं क्या है वान डे ग्राफ जनित्र। अंतिम प्रश्न है, और चूंकि मेरे को बहुत भयंकर वाले देखो थकान होने लगी, तो मैं आपको इसको बता के ही फिर चैन मुझे मिलेगा। बदले में देखो आप सभी जो है अच्छी तैयारी करें, ऐसी मेरी आप सभी से आशा है। लगातार देखो तैयारी करते रहना, सिलेक्शन जो है आपकी मार्कशीट का आपको खुद को अपने हाथों से करना है। वान डे ग्राफ देखो जनित्र होता है ऐसा दिखने में, ये एक वृत्ताकार आकृति का आपको पार्ट दिख रहा है, इसको मैं अर्धवृत्ताकार बोल सकता हूँ। यहाँ पे स्टैंड लगा रखा है मैंने, ऐसे ही ठीक यहाँ पे भी एक स्टैंड है। हो सकता है कि ये सममिति इसकी वैसी नहीं बने जैसे आप लोग कॉपी में बनाते हो, ठीक है, तो थोड़ा सममिति पे मत जाना भी, केसर ने तो बांका चुका बनाया है इसको, टेढ़ा मेढ़ा ये है। बीच में देखो यहाँ पर एक घिरनी है, ये एक घिरनी है, ऐसे नीचे यहाँ पे एक घिरनी मैंने लगा रखी। दो क्या है घिरनियाँ, घिरनी को अपन पुली बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसको P1, इसको नाम दे रहा हूँ P2। इन देखो दोनों घिरनी के ऊपर क्या है, एक पट्टा लगा रखा है मैंने। जैसे आप लोग चाकी देखते हो कि चक्की जो आटा चक्की होती है, वहाँ पे आटा चक्की के पास एक मोटर से पट्टा घूमता हुआ आता है, ठीक है, देखो वैसे पट्टा यहाँ पे घूम रहा है। ये क्या है, एक पट्टा ही है एक तरह का, ये लो पट्टा है पूरा। अब इस पट्टे के पास देखो यहाँ पे एक धातु के नुकीले सिरे का एक ई जैसा आपको कुछ दिख रहा है ना, ये धातु का नुकीला सिरा है वास्तव में। इसको अपन बहुत ही उच्च वोल्टता के स्रोत से जोड़ते हैं, बहुत ही हाई वोल्टेज है, हजारों वोल्ट के अंदर। इसको अपन एक वोल्टता स्रोत के साथ, हाई वोल्टता के स्रोत के साथ जोड़ दिया। ऐसा ही ठीक एक ई जो है वो यहाँ पे इस घिरनी के सामने भी है, जो इस गोले के साथ में जुड़ा हुआ है। अब देखो ये जो ऊपर वाला धातु का गोला है तो चालक है, लेकिन ये जो नीचे आपको स्टैंड दिख रहे हैं ना, ये स्टैंड है कुचालक, यानी ये धारा का चालन नहीं कर सकते। कुचालक स्टैंड पर अपन ने उस ऊपर वाले गोले को रख रखा है। साथ ही इस गोले के साथ में, इस चालक गोले के साथ में अपन ने एक नलिका जोड़ रखी है। यहाँ पे एक नलिका हमारी जुड़ी हुई है जिसको हम नाम देते हैं DT। क्या है ये, क्या काम करती है, मेन काम देखो वो है इसी का ही है, अपन बात करेंगे अभी। ये मेन काम जो है ना इसी का है, इसको मैं नाम देता हूँ DT, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी दो घिरनियाँ होगी P1 P2। ये जो हमारे धातु के नुकीले सिरे इनको मैं C1 C2 नाम देता हूँ, और ये हमारा धातु का गोला है। काम कैसे करता है, बहुत सिंपल सी बात है। नीचे आपके उच्च वोल्टता का स्रोत है, ये आपकी घिरनियाँ ऐसे घूमती है, ये ऐसे घूमती है और ये वाली ऐसे घूमती है। तो देखो पट्टा यहाँ से ऊपर जाएगा, यानी नीचे से पट्टा ऊपर जाता रहेगा लगातार। अब देखो उच्च वोल्टता का स्रोत है, उच्च वोल्टता के स्रोत से जब आपका आवेश यहाँ पे पहुंचेंगे तो इसमें देखो दो गुण काम में लेते हैं। अगर आपसे पूछे ना कि इसका सिद्धांत क्या है, वान डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत, मैंने आपको प्रश्न में भी दिया वान डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत क्या है, तो ये दो सिद्धांत के ऊपर चलता है। पहला सिद्धांत तो कहता है कि किसी भी चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। अभी देखेंगे अपन कैसे होता है। दूसरा, धातु के नुकीले सिरे पर आवेश घनत्व सर्वाधिक होता है। जैसे मैं आपको इसको समझाऊं कैसे, ये मान लो कोई पेन है, इस पेन की सतह है, इसका क्षेत्रफल बड़ा है। अगर मैं तुलना करूं उसकी नुकीली नोक से, इसकी नोक का क्षेत्रफल सबसे कम है ना। अगर मैं इस पूरे पेन को, अगर ये चालक होता है, इसको आवेश देता, तो जो आवेश घनत्व है ना वो सर्वाधिक कहाँ होता है, इसकी नुकीली सतह पे होता, नुकीले सिरे पे होता। वही देखो सिद्धांत अपन ने यहाँ पे काम लिया, ये धातु के तीक्ष्ण नुकीले सिरे अपन ने काम में लिया। तो देखो मैं क्या करूंगा, उच्च वोल्टता के स्रोत से इसको आवेश उपलब्ध करवाऊंगा। अब चूंकि यहाँ पे धातु के नुकीले सिरे, तो यहाँ पे आवेश घनत्व तो बहुत ज्यादा होगा। तो जब मैं इसको इस पट्टे के पास रखूंगा तो इस पट्टे के ऊपर प्रेरित होकर आवेश चले गए, तो इस पट्टे के पास आवेश आ गए। अभी आवेश देखो घिरनी घूमने के कारण धीरे से कहाँ पहुंचेंगे, ऊपर पहुंचेंगे। ऊपर दूसरी घिरनी लगी है और इस दूसरी घिरनी के सामने फिर से देखो एक ई आकार का नुकीली धातु के सिरे जो है वो लगे हुए हैं। अब ये नुकीली धातु के सिरे क्या करेंगे, जैसे यहाँ से आवेश इसके पास पहुंचे, इसने उत्सर्जित किए, इसलिए उत्सर्जक सिरा है, वैसे ये वाला क्या करेगा, ग्रहण करेगा, इसे ये ग्राही सिरा होगा। तो उन आवेशों को ये देखो लगातार ग्रहण करता रहेगा। मान लो यहाँ से धनावेश इसको मिल रहे हैं, तो ये लगातार जो धनावेश है वो इस ई से होते हुए कहाँ पे आएंगे, इस चालक गोले के पास, और इस चालक गोले के पास लगातार आवेश जो है वो इकट्ठे होते रहेंगे लगातार, और बहुत सारे आवेश इकट्ठे होते रहेंगे, जिससे यहाँ पर एक बहुत ही उच्च वोल्टता का क्षेत्र उत्पन्न होगा। और वोल्टता भी कितनी, मिलियन वोल्ट कोटि। आपसे प्रश्न पूछा गया, जो मॉडल पेपर आपके बोर्ड ने आपको बना के दिया ना, उसके अंदर ये प्रश्न पूछ रखा है, वान डे ग्राफ जनित्र में उत्पन्न या प्रेरित जो विभव होता है उसका मान कितना होता है। तो ध्यान रखना 10⁶ वोल्ट,
यानी मिलियन वोल्ट कोटि का होता है, मिलियंस के अंदर 10 लाख जिसको आप बोलते हो ना, इतना भयंकर वोल्टेज इस वंडर क्राफ्ट जनरेटर के ऊपर होता है। अब फिर क्या करें, इस वोल्टेज का अचार डालें? नहीं, ये जो आपको डीटी नलिका मैंने बना के दे रखी है ना, इसके अंदर क्या करते हैं, हम उन पदार्थों को डालते हैं जिनकी गति को हमें बढ़ाना होता है, जिनको हमें त्वरण प्रदान करना होता है, जिनको अपन को त्वरित करना होता है। केवल आवेशित जो कण है ना, उनको अपन इसके अंदर डालते हैं। तो जो कण हमने इसके अंदर डाले हैं, यहाँ से उच्च वोल्टेज के कारण वो कण क्या होंगे, इससे आवेश ग्रहण करेंगे, आवेशित होंगे, और आवेशित होने के कारण उनकी ऊर्जा के अंदर क्या होगी, वृद्धि। ये इस वंडर ग्राफ का सिद्धांत है, इसकी क्रियाविधि भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, इसके सिद्धांत में आप ये भी बता सकते हो भाई, जैसे कि आपसे पूछा इसकी रचना मैंने आपको बता दी, इसकी क्रियाविधि कैसे काम करती है ये भी मैंने आपको बता दी, इसका जो सिद्धांत है वो भी आपसे पूछ रखा है, तो वो सिद्धांत भी आप इसको बता सकते हो। कैसे? आपने जो उसको विभव दिया है, आप सभी जानते हो, देखो V बराबर क्या होता है, Q/C होता है, इसमें कोई दो राय है नहीं, किसी को कोई समस्या है नहीं। इसके अलावा जो C है, एक देखो आपको गोला दिख रहा है यहाँ पे, गोलीय जो चालक होता है उसकी धारिता का मान आप सभी जानते हो। देखो असल में इसको अपन धारणी तो करवा रहे हैं बार बार में बहुत सारे आवेश, कितने आवेश देखो धारण करवा रहे हैं, मैं C बराबर आप लोग सभी जानते हैं कितना 4πε0r, ये इसका मान होता है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अब देखो ये जो सारे मान मैं C के अगर यहाँ पे रख दूं V के अंदर, देखो V बराबर मुझे क्या मिलेगा, Q तो है ऊपर, बट्टा में आएगा 4πε0 और R। अब देखो 1/4πε0 तो क्या बनता है, K बनता है। आज अपन ने फिर से बात करी, कल हमने पूरी वीडियो के अंदर K की बात करी थी, तो ये तो 1/4πε0 तो बन गया K, तो V बराबर क्या बन गया, KQ/R बन गया। तो देखो ये V का मान आ रहा है, ये बता रहा है कि अपन यहाँ पे इसको विभवांतर दे रहे हैं, इसके सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो मैं कहता हूँ बहुत आसान सा चैप्टर है, इसके अंदर कहीं नंबर नहीं कटने चाहिए आपको। चैप्टर सेकंड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये जो इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ, आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर इसकी पीडीएफ जो मिल चुकी है, अब अभी जाके सर्च करेंगे तो आपको अभी मिल जाएगी वहाँ पे। इन प्रश्नों को आप तैयार करें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो बिल दबा के लाइक करना है, कोई कंजूसी नहीं, किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, माड़ी मोटी भी नहीं होनी चाहिए, सबके साथ शेयर करें। आपकी क्लास में जितने भी आपके मित्र ना, और लगातार देखो आप इन प्रश्नों का रसास्वादन करते रहें, मैं कहता हूँ शानदार नंबर जो है वो आप अर्जित करोगे, इससे आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और जैसा कि मैंने बता दिया, आपके एबीसीडी वाले क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो उनके लिए आपको जो आपके चैप्टर के पीछे जो आपके छोटे छोटे बिंदु होते हैं ना, मुख्य बिंदु सारांश के अंदर, उनको आपको पढ़ना है। किसी के पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो आपके पास जो गाइड होती है ना, जैसे सीबीएच की गाइड होती है, एसपी गाइड होती है, और संजीव की भी आती है, तरह तरह की बहुत सारी गाइडें आती है, तो इन सब के अंदर सारांश के रूप में जो सूक्ष्म बिंदु होते हैं ना, दिए हुए होते हैं, तो उनको आपको पढ़ना है, ताकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना एबीसीडी वाले प्रकार के, उनको आप कर सको। वो आप कर पाओगे तभी काम बनेगा। 9 नंबर के तो खाली आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 100 में से 100 लेके आने तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप 100 में से 100 का टारगेट नहीं भी करते हो ना, अच्छे नंबर चाहते हो कि भाई मेरे नंबर जो है 80 क्रॉस कर जाए, 90 क्रॉस कर जाए, 95 क्रॉस कर जाए, यहाँ तक भी आप इन प्रश्नों को अगर पढ़ते हो ना, तो यहाँ तक भी 95 तक भी आप लोग पहुँच सकते हो। लेकिन फिर कह रहा हूँ 100 में से 100 के लिए तो आपको भाई पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जो बच्चे शुरू से नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए रामबाण साबित होने वाला है। यहाँ से आप 95 नंबर भी स्कोर कर सकते हो, केवल आप इन प्रश्नों को तैयार करके भी। हर एक प्रश्न का देखो एकदम से अपन पोस्टमार्टम सही कर रहे हैं, तो अब एक हर प्रश्न जो है ना वो आपको आना ही आना चाहिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल चैप्टर 3 के साथ हमारी फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए रखना ध्यान। जय हिंद, वंदे मातरम।